हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंस देख लिया था बिजनेस प्रिंसिपल्स की। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि अब आपका जो CBSE है उसने अपना कोर्स रिलीज़ कर दिया है। बिजनेस के कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं टर्म 1 में, वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया था एक। तो जो बच्चे एक MCQ सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ 27 तारीख से 27 अगस्त से, वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आपको सीरीज़ में एनरोल होना हो तो उसकी 1 टाइम फ़ीस है 1000 रुपीज़, जिसमें आपकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों ही कराया जाएगा, कोर्स भी और MCQ क्वेश्चंस भी। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें लाइव क्लास लेनी नहीं, हमें सिर्फ MCQ ही दे दीजिए PDF फॉर्म में, तो उसकी 400 रुपीज़ है। उसमें आपको इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के और अकाउंट्स के MCQ की PDF मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है। चलिए, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरी फ्यूल जी थे, इनका जन्म तुर्की में हुआ था 1841 में। इन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एज अ इंजीनियर एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। 1988 में इनको प्रमोट करके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और उस समय जो कंपनी थी उसकी इंसॉल्वेंट होने वाली स्थिति, यानी कि बहुत ही बेकार स्थिति थी। अब फ्यूल जी ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सारी टेक्निक को देखते हुए कंपनी की सिचुएशन को आगे बढ़ाया। और जब वो 30 साल बाद रिटायर हुए उस कंपनी से, तो वो कंपनी उस समय की सबसे बढ़िया फाइनेंशियल बैकग्राउंड की कंपनी थी। अब फ्यूल जी ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए उनके बारे में बात कर लेते हैं। हेनरी फ्यूल जी, जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट के नाम से जाने जाते हैं। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजिकल स्किल। इन्होंने क्लियरली बताया कि जो हमारा टेक्निकल और मैनेजिकल स्किल होता है उसके डिफरेंस के बारे में। उन्होंने आइडेंटिफाई किए काफ़ी सारे स्टेप, भाई प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। और जितना उन्होंने काम किया उनसे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। तो वो 14 प्रिंसिपल हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल था उनका डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जो सारा का, तो कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है। यानी कि किसी एक पर लोड ना डालकर जितना भी हमारे पास वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में या यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें और सभी को एक टास्क या यूनिट का काम दिया जाए उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उनकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार। और when a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialist in doing that and the efficiency level will improve। जब एक काम को वही पर्सन बार बार करता है तो वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। इससे उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। एफिशिएंसी यानी कि विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकता है ना। फ्यूल सेड नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल, मैनेजेरियल एंड स्किल जॉब शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट। फ्यूल जी ने कहा ना केवल फैक्ट्री वर्क, टेक्निकल वर्क भी, मैनेजेरियल वर्क भी और स्किल जॉब भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, जिससे हमें स्पेशलाइजेशन में मदद मिलेगी। In bank, one person is receiving cash, one is giving cash, one is making entry in passbook, one is giving loan, one is doing FD. So work is divided and bank operate efficiently.
अगर एक ही पर्सन को सारे काम दे दी जाएंगे तो उस पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, काम टाइम पर नहीं हो पाएगा, एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो ये है पहला प्रिंसिपल। इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट है सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब जो काम है उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार दिया जाता है तो उससे स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि वो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट हो जाता है और इससे उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। यानी कि when employee is performing only one part of job then he become expert in that and result in less wastage of resources। सर अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगी और चांसेस हो जाएंगे कि एक काम को लोग बार बार कर लें। शॉर्ट फॉर्म में इसे कैसे याद रख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि वर्क को डिवाइड करना स्मॉल यूनिट में, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, एलोकेशन करना वर्क को उनकी कैपेसिटी के अनुसार, फंक्शन एरिया देखना और कंसेप्ट। उसके बाद सेकंड है आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी का मतलब है कि आपके पास पावर है डिसीजन लेने की, आपको किसी डिसीजन को लेने के लिए किसी से पूछना नहीं है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आपको टाइम पर पूरा करना है। इस प्रिंसिपल के अनुसार इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी जितनी देनी चाहिए उतनी ही दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जितनी देनी चाहिए उतनी ही दें। अगर एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अगर आपने अथॉरिटी ज़्यादा दे दिया रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना देखकर, भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने मैच ही नहीं करी और अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, उससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी कम दी, उससे भी आपका काम टाइम पे नहीं हो सकता। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज़ और एब्यूज़ ऑफ मैनेजरियल पावर। जो हमारी कंपनीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ सेफ गार्ड्स यूज़ करती हैं ताकि जो पावर है उसका मिसयूज़ ना हो सके। A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying a legitimate order but only after sufficient opportunity। अगर आपने किसी को काम दिया है और उसने वो काम टाइम पर नहीं किया तो मैनेजर को पूरी पावर है उसको पनिश करने की, बट उस केस में जिस केस में आपने उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी तभी। फॉर एग्जाम्पल, if a person is given responsibility to produce 100 units in 1 week time but he is not given authority to purchase the raw material। एक पर्सन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको एक हफ्ते में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि अगर आपको रॉ मटेरियल परचेस करने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से परचेस कर सको। इस केस में इफ़ देयर इज़ नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स ऑफ टाइम। और यहाँ पर वर्कर उसे ब्लेम नहीं कर सकता काम को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी नहीं थी। जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बराबर ही अथॉरिटी होनी चाहिए, ना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और ना ही अथॉरिटी ज़्यादा। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं सर? नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, कोई मिसयूज़ नहीं होगा अथॉरिटी का। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पर मीट हो जाएंगी। वॉयलेशन क्या है भाई? यानी कि अगर इसको नहीं करोगे तो क्या होगा? अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा, वर्क में डिले होगा और ओवर बर्डन भी पड़ सकता है काम का। ठीक है ना? तो ये हमारे 2 प्रिंसिपल हो गए। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब भी आप किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ नियम कानून होते हैं जो एम्प्लॉयर को भी फॉलो करने पड़ते हैं। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो आपसे छुपाई गई हो।
जो भी कमिटमेंट आपने करे हैं या एम्प्लॉयर ने करे हैं आपसे, वो टाइम पर कंप्लीट होने चाहिए। और अगर कोई गलत काम होता है तो पेनल्टी सबके लिए बराबर है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज ए वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। फ्यूल जी ने कहा था कि जो डिसिप्लिन है वो सुपीरियर लेवल पर भी ज़रूरी है और सबऑर्डिनेट लेवल पर भी ज़रूरी है। द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर। यानी कि वही लाइन रिपीट है कि दोनों में होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होनी चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। एग्जाम्पल, द एम्प्लॉई मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको अपने कमिटमेंट पर खड़ा उतरना चाहिए। जो काम उन्होंने जिस टाइम को करने को कहा था उस टाइम पर हो, इफ़ेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो, ये उनका नियम है, डिसिप्लिन है। उसी हिसाब से जो सुपीरियर है उनको अपने कमिटमेंट पर, जैसा उन्होंने इंक्रीमेंट के लिए कहा था, जैसा उन्होंने प्रमोशन के लिए कहा था, जैसा उन्होंने वेजेस के लिए कहा था, वो उनको प्रोवाइड करें। पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा सर इसका? आपका जो भी काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। सर अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करें तो क्या होगा भाई? कन्फ्यूज़न होगी, काम का डिसऑर्डर होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है ना। फोर्थ प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, यूनिटी ऑफ कमांड के हिसाब से, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर देने वाला, हुक्म देने वाला जो बॉस होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए और उससे पूछताछ करने वाला, सवाल जवाब करने वाला भी बॉस एक ही होने चाहिए। क्यों? If he is receiving order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. अगर उसे ऑर्डर एक से ज़्यादा बॉस दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात पहले माननी है और किसकी बात बाद में। फॉर एग्जाम्पल, if employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge and sales in charge instruct the employee to fasten the production। जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो कह रहा है प्रोडक्शन आराम से करो और सेल्स इंचार्ज है वो कह रहा है प्रोडक्शन तेज़ी से करो। इस सिचुएशन में जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसकी बात सुननी है किसकी नहीं। अगर ऐसा होता है, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे सर? पॉजिटिव इफेक्ट होंगे नो कन्फ्यूज़न द माइंड। सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी ईगो क्लैशेस नहीं होंगे और हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव होगा। नहीं करते हैं तो ये तीनों ही आप लिख सकते हो, तीनों ही नहीं होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, सब जो रिलेशन है वो ख़राब होंगे, ईगो क्लैश करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग इन 4 प्रिंसिपल्स को देखते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।